नमस्कार, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपीएससी विद पूनम में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे मेंस के लिए आंसर राइटिंग करते हैं। ठीक है, कभी भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो मेंस का, उसमें सबसे पहली बात जो होती है कि आप इसका परिचय लिखिएगा, फिर इसका बॉडी दीजिएगा, फिर इसका कंक्लूजन कीजिएगा। ये तीन चीज़ें मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको मार्क्स स्कोरिंग करा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन के अंदर ही रहेंगे, आप अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं। ये आपको माइंड में एकदम सेट करके चलना है कि क्वेश्चन आपको पूछा क्या गया है और आप आंसर राइटिंग इसी के तहत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, इसमें मैंने लिया है कि चोल शासकों के प्रशासन के मुख्य लक्षणों को दर्शाइए। आपको क्वेश्चन अपने माइंड में बैठा के चलना है कि आपको मुख्य लक्षणों के मतलब मेन विशेषताओं को पूछा गया है। ऐसा नहीं कि विशेषता आपसे पूछा गया और आप इसका आलोचनात्मक टिप्पणी करने लगे। ठीक है, इसलिए ये बेहद ज़रूरी चीज़ है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि चोल शासकों के प्रशासन के मुख्य लक्षणों को दर्शाइए। इस क्वेश्चन पे मैंने आंसर राइटिंग किया है। सबसे पहले है भूमिका। आप सबसे पहले भूमिका डालेंगे। भूमिका आप जितना तगड़ा लिख सकते हैं, आपका मार्क्स यहीं से स्कोरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास में चोल शासन के काल को द्रविड़ इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोलों ने अपने लंबे शासनकाल, यहाँ पे अगर आपको डेट याद है तो डेट दिखा दीजिएगा, और नहीं याद है तो चलेगा, लेकिन आपको डेट याद होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि इनको कंटेंट के बारे में बहुत कुछ पता है। चोलों ने अपने लंबे शासनकाल 850 से 1279 ईस्वी के दौरान न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि एक सुसंगठित शासन प्रणाली का भी निर्माण किया, जिसकी सर्वोत्कृष्ट विशेषता अस्थायी शासन प्रणाली थी। ठीक है, ये आपका हो गया इंट्रो। ठीक है, और इंट्रो को आप जितना इफेक्टिव लिख सकते हैं उतना आपको मार्क स्कोरिंग करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं चोल प्रशासन के मुख्य लक्षण क्या क्या थे। ठीक है, यहाँ पे कोशिश करिएगा कि जो भी आप पॉइंट डालेंगे इसमें आप थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम से क्या है, एग्जामिनर का नज़र उस पर पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसमें 4 पॉइंट लिए हैं। अगर आपको और भी पॉइंट पता हो इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने पहला पॉइंट लिया है सैन्य संगठन, दूसरा है स्थानीय स्वशासन, तीसरा है केंद्रीय व्यवस्था और चौथा है राजस्व व्यवस्था। ठीक है, पहला है भू राजस्व व्यवस्था। चोल कालीन राजकीय आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था था, भू राजस्व कर था, जिसे ग्राम सभाएं वसूल किया करती थी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ग्राम सभा में आप वहाँ अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक है, उपज के अनुसार भूमि को कुल 12 कोटियों में विभाजित किया जाता था। चोल अभिलेखों में भूमि कर के अतिरिक्त अनेक प्रकार के करों और उपकरों की सूचियों की भी जानकारी मिलती है, जैसे आयाम मतलब राजस्व होता था, पाडिकावल मतलब गांव सुरक्षा कर होता था, कड़मय यहाँ पे लगान होता था, मगनमय यहाँ स्वर्णकार, लौहकार और कुंभकार बढ़ई आदि के पेशों पर लगने वाला कर था। ठीक है, चोल नरेशों ने केंद्रीय राजस्व का उपयोग प्रायः विशाल मंदिरों का निर्माण तथा बंदरगाहों के विकास पर अधिक किया करते थे। फिर दूसरा पॉइंट है सैन्य संगठन। चोल शासकों ने साम्राज्य की सुरक्षा और विजय के लिए विशाल तथा सुसंगठित सेना गठित की थी। चोल सेना के 3 प्रमुख अंग थे, पदाति, गजारोही और अश्वरोही। ठीक है, चोलों का अश्व सेना जिसको उस जमाने में क्या कहा करते थे उसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका आंसर। ठीक है, तो अश्व सेना को कहते थे मनुरुक महासने। ठीक है, में अश्वों का अरब से तथा खाड़ी देश से आयात किया जाता था। सेना की विभिन्न टुकड़ियां अलग अलग छावनियों
कड़गम में रहती थी, जिसमें चोल सेना के सभी वर्णों के व्यक्ति सम्मिलित थे। राजा सैन्य संगठन का प्रधान होता था तथा युद्ध काल में प्रायः वही सेना का नेतृत्व करता था। चोल सेना में थल सेनाओं की भी प्रमुख भूमिका थी। थल सेना के मुख्य अंग थे धनुर्धर, जिसको विल्लीगल कहा जाता था, गजारोही, जिसको कुजिर मल्लर कहा जाता था, और पैदल सेना, जिसको वड़पई केक्का लोकोलर कहा जाता था। आगे है केंद्रीय प्रशासन, तीसरा पॉइंट। चोलों का साम्राज्य बहुत विशाल था। इस वंश के सभी शासक कुशल प्रशासक थे। शासन का प्रत्येक अंग सुव्यवस्थित और सुसंगठित था और प्रत्येक अंग स्वतंत्रता पूर्वक काम करता था। शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था तथा राजा का पद वंशानुगत होता था तथा राजा ही शासन का प्रधान होता था तथा उनकी शक्तियां असीमित थीं। राजा चक्रवर्तीगल, त्रिलोक, सम्राट जैसी अन्य उपाधियां धारण करते थे। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। उनमें ऊपरी श्रेणी पेरुंदम तथा निम्नतम श्रेणी शिरुंदम कहलाती थी। ठीक है, सरकारी पद सभी वंशानुगत होते थे। जहाँ भी आपको अपने आंसर राइटिंग में अलग चीज़ें दर्शानी हो तो वहाँ पे आप तुरंत पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। ठीक है। चोल प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी निम्न थे। जैसे पहला है ओले नायकम, जिसको प्रधान सचिव बोलते थे। यहाँ पे भी आप डायग्राम दिखा सकते हैं, ऐसे मैंने नहीं बनाया है पर आप दिखा सकते हैं यहाँ पे डायग्राम। जैसे दूसरा है तिरुंदम, एक प्रधान अधिकारी कहा करते थे इसे। फिर है विड़ैया अधिकारिन, जिसको कार्य प्रेषक किरानी कहते थे। अब देखते हैं इसका स्थानीय स्वशासन चोलों का। चोल युग की प्रशंसा विशेष रूप से उस समय स्थानीय स्वशासन तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण की जाती है। चोल सम्राट परांतक के शासनकाल के 12वें और 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तर मेरु अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन के बारे में पता चलता है। अभिलेखों में 3 प्रकार के स्थानीय स्वशासन तथा ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है। यहाँ भी अब अच्छे से डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा। ठीक है, जैसे 3 होते थे स्थानीय प्रशासन के प्रकार। पहला था उर, दूसरा था सभा और तीसरा था नगरम। इसको आप और भी अच्छे से दिखा सकते हैं, या फिर आप यहाँ त्रिभुज बना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तीर यहाँ से ऐसे निकाल के यहाँ पे आप 3 दिखा सकते हैं। ठीक है, वो हो गया इसका बॉडी। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। उपर्युक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि चोल प्रशासन सुसंगठित थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय स्वशासन प्रणाली के बीच समन्वय और संतुलन थी। स्थानीय स्वायत्तता के पीछे आधारभूत मान्यता ये थी कि स्थानीय लोगों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। चोल अधिकारी ग्रामीण मामलों में पर्याय के रूप में ही नहीं बल्कि परामर्शदाता और प्रेक्षकों के रूप में भी भाग लेते थे। बस इतना ही निष्कर्ष लिखिएगा। निष्कर्ष जितना छोटा होगा उतना बेहतर होगा।